नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में अपन आज पढ़ने वाले हैं, यानी आसपास की होने वाली जो ताज़ा घटनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। उस प्रश्नों के माध्यम से ही हम आसपास की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? प्रश्न आया है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? यानी इन सभी तारीखों में से हमें किसी एक को चुनना है, एक डेट को हमें चुनना है। तो मित्रों, विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? बौद्धिक अधिकारों को जागरूक करने के लिए, बौद्धिक अधिकारों के प्रति लोगों को क्या करने के लिए? जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ना। और इसकी यानी इसको मनाने वाली जो संस्था है वो है WIPO। WIPO मतलब फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो और ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, इस संस्था की जो स्थापना है वो 1900 होती है 67 ईस्वी में। और ये कहाँ पर होती है? इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है वो है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और जब अपन बात करेंगे एक चीज और, यानी यहाँ जरूरी ये है कि इस विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो कब मनाया गया? 26 अप्रैल को, यानी कल। तो इसकी थीम क्या है? प्रश्न ये आ सकता है कि इसकी थीम क्या है, या ये मतलब ये जो थीम है ये किसकी है? ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना है, बौद्धिक संपदा जो दिवस है उसकी थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर इनकी क्या है? इसकी क्या है? थीम है। तो ये बात भी आप याद रखना। अब मैं आपको यहाँ अन्य दिवसों के बारे में भी बता देता हूँ, यानी और अन्य दिवस भी आप लोग देख रहे हो। जैसे आप लोग जानते हो 22 अप्रैल क्या होता है? हमें पता है, हमारा अर्थ डे है ना। तो पृथ्वी दिवस हो गया। 22 अप्रैल क्या हो गया? पृथ्वी दिवस हो गया। और जब अपन बात करेंगे किसकी मित्रों? 24 अप्रैल की, तो हम पढ़कर आ रहे हैं, यानी अब पंचायती राज दिवस कौन सा हो गया? पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस। और अगर बात करें अपन 25 अप्रैल की मित्रों, तो 25 अप्रैल को आप सब जानते हो है ना, हमने कल ही पढ़ा था, वर्ल्ड मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस। ठीक है। और उसके बाद हम 26 अप्रैल की बात हो गई, तो चारों याद हो गए। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक दिवस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई इस प्रश्न के बारे में। अब चलते हैं अपन अगले महत्वपूर्ण अपने प्रश्न पर। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है? 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? साथियों, ये अभी हुआ है 15वां वित्त आयोग की जो परिषद है ये अभी हुई है, और इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की हमें ये बताना है। तो आप लोगों को ध्यान दे लेना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ही ये बैठक की थी और इसकी अध्यक्षता की थी। तो अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है NK सिंह। कौन है भाई? NK सिंह। तो उत्तर अपना यही है, NK सिंह। और NK सिंह ही क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, यानी अगर यहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों पर भी अगर अपन चर्चा करें तो भी हम सोच सकते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये YV रेड्डी है, ये क्या है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन से के? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगर अपन बात करें विजय केलेंकर के, तो ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। किसके? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगर अपन बात कर लेते हैं किसके? अशोक कुमार की, तो अशोक कुमार 7वें के। ठीक है, तो आप लोगों को इतना नहीं याद करना, ये आप है ना, एक तो अपना अब जो चल रहा है 15वां वित्त आयोग, इसको याद करना, और ये 14वां याद कर लेना आ सकता है YV रेड्डी, ये इसके अध्यक्ष है वित्त आयोग के। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, महत्वपूर्ण जानकारी। देखो, सारी चीजें बताना की मैं पूरी चेष्टा कर रहा हूँ। अगर राजनीतिक दृष्टि से अपन बात करें तो ये जो अपना वित्त आयोग का गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया जाता है ना। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा इसका क्या किया जाता है? इसको नियुक्त किया जाता है। तो ये भी ध्यान दे लेना। और 15वां वित्त आयोग मैंने आपको बता दिया है। ये जो बैठक हुई थी ये GDP से संबंधित है ना मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हुई थी। तो ये है महत्वपूर्ण बात। और एक और ध्यान रख लेना, सबसे पहले वित्त आयोग की स्थापना है वो 22 नवंबर 1951 को हुई थी। ये भी ध्यान रख लेना, 22 नवंबर 1951 सबसे पहले, है ना।
22 नवंबर 1951 वित्त आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, प्रथम का। ठीक है, तो आप चलते हैं अपन अगले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कौन सा साथियों, वो यह है कि किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है। तो एक और ऐप आ गया जिसका नाम है आपत्ति मित्र हेल्पलाइन। यानी ये हमें बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इसे क्या किया, लॉन्च किया। तो साथियों अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा, कर्नाटक होगा। कौन सा होगा, कर्नाटक होगा, है ना। और आपको एक चीज याद होगी, कर्नाटक ने एक अन्य एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था ना, वो कौन सा था, कोरोना वॉच। कौन सा था, आपको मैंने बताया कोरोना वॉच, है ना। कोरोना वॉच एप्लीकेशन था वो क्या था, एप्लीकेशन। ये है ऐप, है ना, एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये लॉन्च पहले किसने किया था, कर्नाटक ने ही किया था, तो आपको याद होगा। अगर बात दिल्ली की कर लें तो दिल्ली ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो आपको ये भी ध्यान होगा। एक तो एक्सेस ऐप है उन्होंने, है ना, लॉन्च कर रखा है, और एक एक्सेस कोरोना ऐप, और एक है ऑपरेशन शील्ड। तो वो किससे संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है, मैंने आपको पूर्व दिनों में जरूर बताया है ना। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश ने, है ना, HCFC ऐप है वो लॉन्च कर रखा है इन्होंने भी। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं अपने किससे इस बिंदु पर झारखंड की बात करेंगे। तो झारखंड में आप लोगों को याद होगा प्रज्ञाम ऐप, है ना, प्रज्ञाम ऐप, है ना। इसको क्या करने के लिए, कोरोना को ट्रेस करने के लिए उन्होंने पहले ही प्रज्ञाम ऐप लॉन्च कर दिया। शायद हमारी ये पहली कक्षा जो हुई थी उसमें ये प्रज्ञाम ऐप जरूर है ना, करंट जीके की बोर्ड पर जो कक्षा हुई थी तो उस पर। अब अपन बात करते हैं मित्रों अगले अपना प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे सामने साफ हो गया, क्या कर्नाटक है। चौथा प्रश्न, किस देश ने कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। अरब कंट्री का एक देश है प्रमुख, और वो कौन सा होगा, वो है सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब। और सऊदी अरब ने क्या कर दिया मित्रों, कोड़े मारने की सजा इनके अभी भी चलती थी, अपने यहाँ पहले राजा महाराजा के समय चलती थी। तो ये कोड़ा मारने की जो परंपरा है इसको अब क्या कर दिया गया, खत्म। जो सजा है, मतलब क्यों किया गया है, कारण ये था कि ये जो कोड़े मारने की सजा है घरेलू मामलों पर भी ना, जो पर्सनल मुद्दे होते थे उनके ऊपर भी दी जाती थी, और सभी के सामने कोड़े मारने की ये प्रथा थी। तो ये इससे क्या होता था, मानव अधिकारों का हनन होता था। ठीक है, इस वजह से यानी सऊदी अरब है। अब आपको सऊदी अरब पूछ ले तो आप क्या बताओगे सऊदी अरब के बारे में। आप लोगों को याद होगा सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है, रियाद है। और इसकी मुद्रा कौन सी है ना, मुद्रा अगर अपन बात करें यानी करेंसी की, तो मैंने आपको बताया है ना, सऊदी अरब की कौन सी है, रियाद, है ना। सऊदी अरब की रियाद, ध्यान दे, सॉरी रियाद, है ना। रियाद तो हमने बात कर ली है, रियाद तो राजधानी है, रियाल, है ना, रियाल। ठीक है, रियाल इसकी क्या है, मुद्रा है, करेंसी है ना। और सऊदी अरब के किंग कौन है भैया, अब किंग सलमान है। कौन है, सलमान है। ठीक है, और आपको याद होगा सलमान, है ना, किंग सलमान, मतलब सऊदी अरब देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया था, और उसका नाम आपको याद होगा, जिसका नाम क्या था, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज। तो वो पीएम मोदी को मिला हुआ है। ठीक है, सऊदी अरब का उच्चतम सम्मान। अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है, और वो प्रश्न कौन सा है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न हमसे ये जानना चाहता है कि क्या इन लोगों को ये पता है कि हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैंने ये आप लोगों को जरूर एक दिन बताया था, इन तीनों के बारे में आपको बताया था कि हाल ही में तीन राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनके जो न्यायाधीश हैं वो क्या हुए हैं, बदले हैं। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। अब एक बार पुनः बता देता हूँ। बात यहाँ पर आई है मेघालय की, किसकी पूछी गई है, मेघालय की। तो प्रश्न ये क्या है, प्रश्न है कि हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट, मतलब हमें मेघालय हाई कोर्ट के बारे में जानना है, तो आपको याद होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ सोमदत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो विश्वनाथ सोमदत्तर है वो मेघालय हाई कोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद करनी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो अब बात मेघालय की आई है मित्रों, तो आप लोग ये भी बता सकते हो क्या कि मेघालय के जो सीएम है वो कौन है, कॉनराड संगमा है। राज्यपाल की बात करेंगे तथागत राय है, राज्यपाल इनके कौन है मेघालय के, तथागत राय। ठीक है, तथागत राय।
और इसके सीएम कौन है, कॉनरेड संगमा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बात की है कि ये जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है मित्रों, राष्ट्रपति करता है ना। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष। पहले तो है ना कि क्या होता था, 60 वर्ष होता था, लेकिन अब कितने हो गया है, 62 वर्ष हो गया है, ठीक है। और ये त्याग पत्र भी किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। और ध्यान दे लेना, मंत्रिमंडल की सलाह पर इन्हें है ना हटाया भी जा सकता है, मतलब इनके विरुद्ध महाभियोग भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया मैंने राजनीतिक भी आप लोगों को बताई है। अब अपन और भी अगर बात कर लेते हैं कि ये जो एक नाम है ना हमने लिख रखा है मोहम्मद रफ़ीक का, देखो ये मोहम्मद रफ़ीक का जो नाम लिख रखा है ये ओडिशा के हैं, अभी हाल ही में बने हैं ओडिशा के, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद कर लेना। इसी के साथ हमने एक बात और की थी बॉम्बे की, है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो वो कौन था, दीपकर दत्त, है ना। ये बात हमने पिछले दिनों में कर ली थी। तो प्रश्न नंबर अपना 6 नंबर प्रश्न और छठा प्रश्न कौन सा है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। देखो बहुत सरल सा प्रश्न आ गया है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है, मैं लगातार आपको बताता जा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात अपन करेंगे तो मित्रों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे वो आप सब लोग जानते होंगे, पेमा खांडू हो जाएंगे। और यहाँ के गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा, ठीक है। तो गवर्नर यानी राज्यपाल, और राज्यपाल की बात अपन करेंगे, है ना, गवर्नर, और गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा है। और सीएम की बात हमने कर ली है, और वो कौन से है, पेमा खांडू। तो ये अपना उत्तर हो गया पेमा खांडू। अब क्या आप लोग ये भी जानते हो ये सारे नाम, देखो एक नंबर विकल्प क्या है, अन्य अदर ऑप्शन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर ऑप्शन में क्या है, यानी अपना फर्स्ट ऑप्शन त्रिवेंद्र सिंह रावत। साथियों कल ही पढ़ा था भारत भ्रमण में आपने, है ना, हमने हरिद्वार की यात्रा की थी, काफ़ी ऋषिकेश भी हम गए थे, तो वहाँ पर हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत से क्या ली थी, अनुमति ली थी। तो ये हम जब जानते हैं, तो ये कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत मतलब उत्तराखंड के सीएम है। और हेमंत सोरेन मतलब कहाँ के सीएम है मित्रों, झारखंड के हैं, अभी ही बने है ना कुछ महीने पहले, तो आपको याद होगा। और उद्धव ठाकरे सब जानते होंगे, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के सीएम है, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, ठीक है, उद्धव ठाकरे। और पेमा खांडू हो गए अरुणाचल प्रदेश के। अब अपन बात करते हैं कुछ और आगे बढ़ करके, है ना। एक बात आप लोगों को याद होगा, आपने यहाँ पर एक पढ़ा होगा, पुल बनाया था बीते दिनों ना, रिकॉर्ड ना, दापोरिजो आपने बताया था, है ना, मैंने आप लोगों को बताया था, आपने याद किया था दापोरिजो। तो वो यहाँ का है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। तो वो भी ध्यान देना, रिकॉर्ड तो है ना थोड़े ही दिनों में उसका निर्माण कर दिया गया था, 27 दिनों की बात हमने की थी। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, 30 जून, गौर से देखो इस तारीख को, 30 जून। और अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसको, 27 अप्रैल को, मतलब अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, मतलब काफ़ी जो समय, लंबे समय तक, यानी एक ऐसी सरकार, मतलब इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए, व्यक्ति में मतलब थोड़े कड़े निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। और कड़े निर्णय की शक्ति इन दिनों आप सब लोग जानते हो ना, भारत का एक राज्य है जो कड़ा निर्णय लेता है और उस निर्णय पर, है ना, कानून को पूरी तरह से फॉलो भी करता है, सब लोग मानते भी हैं उसको ना। तो वो ऐसा जो राज्य है वो आप लोग सब जानते हो, योगी जी का राज्य है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। वहां पर 30 जून तक मित्रों कोविड-19 की वजह से ही सार्वजनिक कार्यक्रमों को क्या कर दिया गया है, बैन, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब ये कार्यक्रम वहां पर नहीं होंगे। तो इसका मतलब मित्रों ये संकट अभी टला नहीं है, आगे लंबे समय तक जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में तो काफी फैला हुआ है, आप लोगों को पता होगा ना, वहाँ पर हर प्रकार की कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनकी सुरक्षा की क्या रहती है, चिंता बनी रहती है। तो उसके लिए ध्यान में रखते हैं 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। और अब अपन बात करते हैं, है ना, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, इसका उत्तर भी आ गया। अब अपन अगले प्रश्न पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप जानते होंगे, अन्य बात तो जैसे ही उनके सीएम तो योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ की आप लोग राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, राजधानी लखनऊ सब जानते होंगे आप लोग। और पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भी ये प्रथम राज्य था, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगले अपने बिंदु पर चलते हैं, और अगला बिंदु अपना कौन सा है, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के, है ना, ध्यान से सुन ले, कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए 82, है ना, 82 मिलियन USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, मतलब अमेरिकी डॉलर
के ऋण की मंजूरी दी है। यानी ऐसा कौन सा क्या है, यानी राज्य है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इस प्रकार की मंजूरी दी है। तो साथियों ये जो राज्य होगा वो होगा अपना कौन सा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य होगा, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो दिया गया है, मतलब क्या दी गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 82 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा, यहाँ पर सड़क परिवहन है ना, सड़क परिवहन के प्रति, मतलब सड़क परिवहन पर ये जो खर्च किया जाएगा, तो ये भी आप याद रख लेना। वर्ल्ड बैंक ने किसको सहायता दी है, हिमाचल प्रदेश को दी है। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ, ठीक है। और अगर अपन बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, तो वो तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी इसकी स्थापना कब हुई है ना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई भाई, 1944 यानी 1944 को इसकी स्थापना हुई। और ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी में। और हेड इसके कौन है, डेविड मालपास। हेड इसके कौन है, डेविड मालपास, ठीक है। मालपास इसके क्या है, हेड है, ठीक है, चीफ है वर्तमान में। तो ये भी याद रख लेना। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी में ही क्या है, अमेरिका की राजधानी है, वहीं व्हाइट हाउस है। अब अपन बात करते हैं कौन सी, किसकी बात, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। और वो अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कौन सा है कि हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से मनाया जा रहा है। मतलब यह है, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब वर्तमान में विश्व टीकाकरण क्या चल रहा है, सप्ताह चल रहा है साथियों। और ये सप्ताह होता है अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। तो अप्रैल का अंतिम सप्ताह यहाँ 24 से शुरू हुआ है, ध्यान देना, 24 अप्रैल से, और 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। तो उत्तर अपना हो गया, यानी कब से मनाया जा रहा है, मतलब शुरू कब हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो 24 अप्रैल से, और मैंने आपको बता दिया ये कब, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात है ये। और भी इससे संबंधित बात आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है कि इसकी थीम क्या है ना, विश्व टीकाकरण दिवस मतलब सप्ताह की थीम क्या है ना। और इसकी थीम क्या है, तो वो आपको याद रखना है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी क्या है, थीम है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, अभी है ना, वर्तमान में भी मनाया जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखो मित्रों, अपन अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। और वो प्रश्न कौन सा है, 10वां, हाल ही में किस देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। यानी हाल ही में कोई एक ऐसा देश है जो आरबीआई के साथ क्या कर रहा है, अपनी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज मतलब बदल रहा है। और मतलब करेंसी बदलने का मतलब तो आप सब लोग जानते ही होंगे, यानी विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलन करने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि अगले देश से उस करेंसी से क्या हो जाए, व्यापार होता रहे। यानी ये जो व्यापारिक जो गतिविधि है सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, करेंसी कई बार एक्सचेंज किया जाता है ना। जैसे भारत और जापान की करेंसी एक्सचेंज आपने पहले बीते दिनों में चर्चा में रही होगी, है ना, तो आपने सुनी होगी। तो ये भी ध्यान दे लेना कि अब जो एक्सचेंज ये करेंसी की गई है वो, यानी आरबीआई का मतलब तो आप समझ गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, हमारा जो भारत का जो सबसे उच्चतम सभी बैंकों पर नियंत्रण करने वाला बैंक है, जिसके है ना आप सब लोग जानते होंगे। अब गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल नहीं है मित्रों। अब कौन है, आप लोग सब जानते होंगे, शक्तिकांत दास है। उर्जित पटेल पूर्व गवर्नर है। तो ये भी आप ध्यान दे लेना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीलंका साथियों। श्रीलंका ने ये 40 करोड़ डॉलर की करेंसी को एक्सचेंज करने की घोषणा की है आरबीआई के साथ मिलकर के। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब श्रीलंका के बारे में तो तुम सब लोग जानते हो, इसकी राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धने कोटे। कोलंबो भी कमर्शियल राजधानी वो है। और अब अपन बात करते हैं किसकी, यानी श्रीलंका के अंदर आप लोग अगर इसके पीएम सीएम की बात करो तो मित्रों, है ना, पीएम और प्रेसिडेंट की अपन बात करते हैं तो प्रधानमंत्री यहाँ का कौन है। आप देखो यहाँ राष्ट्रपति पद ज्यादा मतलब क्या होता है, शक्तिशाली होता है। तो राष्ट्रपति कौन है, गोताबाया राजपक्षे। और अगर अपन बात करें इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो इसी का भाई है जिसका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। ध्यान देना, विश्व में एकमात्र ऐसा देश है ये अब फिलहाल, है ना, एकमात्र ऐसा देश है जहां भाई भाई की सरकार है, मतलब बड़े उच्च पदों पर, 2 उच्च पदों पर भाई भाई नियुक्त है ना। इंटरेस्टिंग सी बात है, ये आप लोग जानते हो।
और यहाँ की मुद्रा करेंसी कौन सी है, श्रीलंकन रुपीज है ना, श्रीलंकन रुपीज मतलब श्रीलंका और रुपया, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण बात है। और श्रीलंका के अंदर आप लोगों को पता है कोविड-19 का प्रभाव थोड़ा कम है, हालांकि है लेकिन कम है। अभी तक 373 लोग वहां पर क्या हुए, संक्रमित हुए और 7 लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो काफी कम है, काफी हद तक वहां पर इन लोगों ने नियंत्रण किया, लेकिन फिर भी ये अछूते नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों से साझा की है। और अब अपन चलते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 11 कि किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो साथियों ये जीवन शक्ति योजना, पहली तो बात ये ध्यान रखना, ये शुरू किसने किया है, ये एमपी ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के सीएम आप सब लोग जानते हो शिवराज सिंह चौहान है, और इन्हीं ने खुद ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, शिवराज सिंह ने, है ना, मामा, है ना, टाइगर भी कहा जाता है, मामा भी कहा जाता है इन्हें। तो मामा की वापसी बीते दिन हुई थी, आपको याद है कमलनाथ की सरकार चली गई थी, कमल की सरकार आ गई थी। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने अभी क्या एक जीवन शक्ति योजना शुरू की है। और ये जीवन शक्ति योजना किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। और महिलाओं के लिए क्या काम करने के लिए मित्रों, ये है घर पर मास्क बनाने के लिए। किसके लिए, घर पर मास्क बनाने हैं। और ये जो मास्क बनाएंगे इनको सरकार खरीद लेगी, क्या कर लेगी, सरकार खरीदेगी। और सरकार कितने रुपए देगी उसको, प्रति मास्क 11 रुपए देगी। प्रति मास्क कितने रुपए देगी, 11 रुपए देगी। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों, बहुत अच्छी योजना है। लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए हैं, तो इस वजह से अब ये काम महिलाएं जो है ना, जरूरतमंद महिलाएं, वो घर पर बैठे मास्क बना सकती है और उसको बेच सकती है। सरकार को 11 रुपये मिलेंगे, तो 11 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये बड़ा ही फायदा होगा किसको, महिलाओं को। तो ये एक अच्छी पहल शिवराज सिंह के द्वारा, मामा के द्वारा, यानी अपनी बहनों के लिए, है ना, की गई है। तो ये आप बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग ध्यान देना मित्रों। और आज की जो अपनी कक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाते हैं, संपन्न होते हैं मित्रों। लगातार आप लोग क्या करना, लगातार पढ़ाई करते रहना साथियों, सफलता एक न एक दिन जरूर आप लोगों को मिलने वाली है। और जो लोग निरंतर मेहनत करेंगे उसके आगे बड़े से बड़े पहाड़ भी पिघल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, यानी निरंतर पढ़ाई पर ध्यान दें। कोरोना तो खत्म हो जाएगा साथियों, और खत्म होते ही हमारे सामने, है ना, जो एक तरीके से हमारे सामने अगली चुनौती होगी। और वो चुनौती कौन सी होगी, परीक्षाओं की होगी चुनौती। और उन्हीं चुनौती के लिए हम अब क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं साथियों। यही अस्त्र शस्त्र का एक भाग है। इसी के साथ मैं आज की मेरी कक्षा को यही क्या कर देता हूँ, संपन्न कर देता हूँ साथियों। मिलेंगे अपन अगली कक्षा में भारत भ्रमण के साथ। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।